table is representing its own collection, or NoSQL is like a tree with different branches, or एक हर branch or हर node बोल लो is representing a different collection. So SQL और NoSQL में फर्क simple ये है कि NoSQL is not as flexible or as scalable as NoSQL. SQL is not as flexible or as scalable as NoSQL because उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. इट्स एक्चुअली अ रो लाइक स्ट्रक्चर. तो हर रो में जो भी जो डेटाबेस जो टेबल में जो स्टैंडर्ड्स चलते हुए आ रहे हैं, जिस तरह का डाटा है वो हर रो में वो फॉलो होगा. NoSQL में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें. एक ही कलेक्शन में डिफरेंट डाटा में डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं. इट डजंट मैटर. यू कैन ऐड एनीथिंग. इट्स वेरी सिंपल और उसको काफी रीडेबल भी है. उसको यूज करना भी काफी आसान है. अगर उसको एक्सपेंड करना है NoSQL को तो यू कैन जस्ट सिंपली ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट, ऐड अ न्यू कलेक्शन. लेकिन SQL में अगर इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू टेबल तो हो सकता है यू मे हैव टू चेंज द होल स्ट्रक्चर ऑफ SQL. तो स्केलेबिलिटी का थोड़ा इशू आ जाता है SQL में. अच्छा, तो आई एम गोना शो यू दिस साइट. इसमें Geek for Geeks में किसी ने पूछा हुआ, लाइक देयर इज एन आर्टिकल हियर, SQL वर्सेस NoSQL. तो what do you guys think? SQL ज्यादा तेज है या NoSQL ज्यादा तेज होगा? NoSQL. ये डिबेट वैसे काफी टाइम से चल रही है कि लोग बोलते हैं SQL ज्यादा तेज है, ज्यादा डेटा में ज्यादा तेजी से वो रिक्वेस्ट रिट्रीव करता है डेटा वगैरह. बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू. अगर मैं नीचे जाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें right here. In general, NoSQL is not faster than SQL, just as SQL is not faster than NoSQL. So it doesn't. तो तुम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते इस तरह के कौन सा तेज है. It all depends on the data the both databases are carrying. तो obviously अगर NoSQL में ज्यादा डाटा होगा तो वो SQL से ज्यादा स्लो होगा, और अगर SQL में ज्यादा डाटा होगा तो वो NoSQL से ज्यादा स्लो होगा. So you can't judge a speed of one database compared to another database. It all depends on the context. यहाँ पे लिखा हुआ है database depends on the context. अच्छा, now if I go down here, you guys know about big data. Big data is like simple words में it's a huge collection of data. It's for machine learning, it's for data analysis वगैरह वगैरह. तो उसके लिए NoSQL ज्यादा बेहतर है या SQL ज्यादा बेहतर है, इस पे ये डिबेट चल रही है यहाँ पे. तो इन कंक्लूजन यहाँ पे ये बोल रहा है कि NoSQL is actually better than SQL when it comes to big data because big data depends on flexibility. हर रो जो होती है it may contain more or less fields than the above row. तो वो flexibility के लिए we're gonna use NoSQL, क्योंकि SQL में if there's a row जिसपे आपके पास कुछ fields हैं, name, age, ID वगैरह, तो जो दूसरी रो है उसमें भी यही fields होंगी, ना ज्यादा ना कम. ओके, मुझे ज्यादा इसकी डिबेट में नहीं जाना कि SQL वर्सेस NoSQL में. सो we're gonna use MongoDB, we're gonna use NoSQL because it's easier, it's more flexible, it's more scalable, और ज्यादा परफॉर्मेंस में भी ज्यादा इशू नहीं आता. सो we're gonna do that. मैं थोड़ा अब शो करना चाहता हूँ कि टैब्यूलर और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है. सो सपोज ये एक मेरे पास एक डेटा है कस्टमर्स और ऑर्डर्स का, फॉर लाइक एक रेस्टोरेंट की ऐप है या फिर एक ई कॉमर्स ऐप है, कुछ भी बोल लो. तो उसमें कुछ टेबल्स बने हुए होंगे. सो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टेबल ऑफ कस्टमर जिसमें एक कस्टमर आईडी है एंड कस्टमर नेम है. सो लाइक 1 2 3 आर आईडीज एंड माइक, जो एंड रेचल are the customer names. Or if I go down here, there is another table called orders table जिसकी order ID भी होगी 1 2 3 4, order date and order item. Like ये तो लंबी सी एक लिस्ट होगी, item 1 item 2 वगैरह वगैरह. It typically is not like this, लेकिन it's just an example. तो इस टाइप का मेरे पास दो टेबल्स हैं. Now I want to relate these two tables के किस कस्टमर का कौन सा ऑर्डर है. तो उसके लिए हमें एक थर्ड टेबल चाहिए होगा जो दोनों को ज्वाइन कर रहा होगा. दिस इज व्हाट हैपेंस इन SQL. सो आई हैव दिस न्यू टेबल कॉल्ड कस्टमर ऑर्डर जॉइन टेबल जिसमें एक कस्टमर की आईडी और ऑर्डर आईडी कॉलम्स होंगी. लाइक कस्टमर आईडी जिसकी आईडी 1 है, उसने कौन सा ऑर्डर लिया है 1. सो दिस पर्सन माइक ही ऑर्डर्ड दिस राइट हियर. ओके, सो कस्टमर आईडी विद आईडी 2, उसकी 2 रोज हैं तो इसने 3 और 4 ये ऑर्डर किया हुआ है. तो कस्टमर 2 इज जो
and 3 and 4 is this right here, and customer 3 order this order number 2. So this is what happens in SQL. There are relationships, one to many हो सकता है, like many to one, जो भी बोल लो. यहाँ पे one to many है क्योंकि एक customer के multiple orders हो सकते हैं. So this is basically just an intro of SQL. इसको retrieve करवाने के लिए we're gonna use query जो select star from this table and we're gonna get all the data from that table. So उसका कुछ ऐसा वैसे syntax होता है. But I just want to show you कि अगर मैं इसी को NoSQL में लिखूं तो it's going to be something like this. Before I do that, मुझे उसी की बात करनी थी कि why we don't use SQL, why we use NoSQL when we are starting with databases, क्योंकि NoSQL is easier. अगर मुझे इस कस्टमर टेबल पे कुछ ऐड करना है just in this row, जो की रो में मुझे एक डेटा ऐड करना है which is customer age. तो I'm going to do is create a new column, customer age, and नीचे जाके मैं इसको बोल देता हूँ he is 22 years old. But in SQL, this is going to give me an error. It's not going to run. क्योंकि ये स्टैंडर्ड, अगर मैं एक में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, एक में एक नया डेटा एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे बाकियों में भी एंटर कुछ करना पड़ेगा. So if I don't have the information, I'm just going to call, let's say they're null or empty, whatever. तो ये flexibility नहीं है. If I want to change one row, I have to change every single row. तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी. But in NoSQL, अगर मैं इसी को एक branch like structure में बनाऊं, so ये एक collection है, एक document है जो का. So it's like name है जो, ये हमने ये पहले structure भी देखा हुआ है. This is an object. तो इसी structure को NoSQL भी follow करता है, object like structure. तो यहाँ पे name आ गया जो, age 22, और उसके order है एक array क्योंकि he had 2 orders, this one right here 3 and 4. So it's in an array of order which contains date and items, etc. And then you close this object. And if I create another object, called of the name this Mike right here, तो उसमें मेरे पास age नहीं होगी. Okay, if I say ये एक और document है, it says Mike, और मैं इसको remove कर दूं यहाँ से age because I don't have age, this is not going to give me an error. क्योंकि NoSQL में any collection, any document can have any number of fields, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल different हो सकते हैं, कुछ चीजें same हो सकती हैं, कुछ चीजें कम हो सकती हैं, कम ज्यादा, ये सब चलता है इस पे. तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि what is the difference between NoSQL and SQL? Yes. कोई सवाल नहीं है? ओके. अच्छा, अब हम लोग थोड़ा MongoDB को देखेंगे कि किस तरह MongoDB को इस्तेमाल करना है. लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉल किया था. अगर इंस्टॉल नहीं है तो प्रोबेबली कोई मसला हो तुम लोगों को इस लेक्चर में, तो जस्ट डू दिस. यहाँ पे जाके यू हैव दिस लीफ अराउंड है, अगर सब कुछ फॉलो किया था, एंड जस्ट कनेक्ट इट राइट है, बस इसको क्लिक करना है. ओके, एंड राइट क्लिक इट एंड लॉन्च योर MongoDB शेल. अगर यहाँ पे एरर दे रहा है ना, इट सेज के Mongo is not a मतलब valid command in CMD, so there's another option. उसी की डायरेक्टरी में जाओ, तुम्हारे MongoDB की डायरेक्टरी में, I think it is in C, program files, MongoDB, and you want to click on this Mongo application. अगर वहाँ पे एरर दे रहा है, so you can use this one if that gives you an error, वरना you can just use that terminal as well. तो यहाँ तक सब आ गया. I'm just gonna wait a few minutes. सभी follow कर. Okay, great. Remember, जब भी ये Mongo shell इस्तेमाल करना होगा, तब याद रखना हमारा जो MongoDB जो यहाँ पे connections हैं वो connect होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो it will give you an error. अच्छा, so मैं यहाँ ये terminal use करूँगा for MongoDB, and we're gonna explore these commands right here, जो यहाँ पे मैं लिस्ट की हुई है, और मैं इस लिस्ट को WhatsApp पे भी डाल दूंगा if you guys need. तो अभी मैं एक काम करता हूँ, just type in the first command which is help, and it shows me all the commands I can use in MongoDB. So they like show DB, show collection, show users वगैरह वगैरह. मैं काम करता हूँ,
शो डीबीज करता हूँ, अगर मैं इसको जरा ड्रॉप डाउन करूँ तो आई ऑलरेडी हैव अ डेटाबेस कॉल्ड टू डू एपीआई, और भी है एडमिन कॉन्फिग लोकल, ये तो ऑलरेडी होते हैं. So I'm just going to use this command right here, show dbs, show dbs, and it lists down all the databases I have in my Mongo shell. यहाँ तक याद रखना ये databases एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होते हैं. These are all databases for different projects. एक ही मतलब Mongo shell में एक ही डायरेक्टरी में आपके पास सारे databases होते हैं. Just until you're using terminal, not the MongoDB Atlas. ठीक है, so you have these DBs. Now let's look at another command, which is use and then table name. So what this command does is it make or use database. Example, if I say use pets, then it will, अगर यहाँ पे मेरे पास pets का database नहीं है, so first what it will do is it will create that database called pets. और अगर पहले से create हुआ हुआ है तो वो उसको appoint करना शुरू कर देगा, उसको use करना शुरू कर देगा, and then we can do more commands with that database, और उसमें हम insert delete वगैरह सब कर सकते हैं. So, okay, so let's create a new database called pets. So right now I don't have pets, so I'm just gonna say pets. Capital में रखना अपने databases को, यहाँ पे अभी मत follow करना, these are all lower case. लेकिन whenever you're creating a database, it should be capital. ये standard होता है सबका, किसी भी software company में काम करो, कुछ भी करो, तो वहाँ का standard होता है कि you have to keep your databases capitalized. I'm just gonna say use pets, और सिर्फ अगर मैं इसको एंटर दबाऊं से स्विच टू डीबी पेट्स. लेकिन अगर मैं इसको शो डीबीज करूं तो डू यू गाइस थिंक मेरे पास लिस्ट में पेट्स आएगा या नहीं आएगा? ओके, इफ आई से शो डीबीज नहीं आएगा. फिर से वो लिस्ट आ गई और इट डजंट हैव पेट्स. वो इस वजह से क्योंकि पेट्स में अभी तक कोई भी कलेक्शन नहीं है, हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं है, इस वजह से उसने उस डाटा को कंसिडर ही नहीं किया, उस डाटाबेस को अभी तक बनाया ही नहीं सही से. लेकिन यहाँ पे पहले से यूज पेट्स और वो एम्प्टी डाटाबेस है, तो वो उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, और अब जो भी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो उस डाटाबेस पे जाके अप्लाई होंगे. ओके, तो दीज वर ऑल बेसिक कमांड्स यहाँ तक. लेट्स ट्राई दिस another command, db.dogs.insert. So if I say use pets again, use pets again, so it says switch to db pets. Now whenever I say db dot anything, so this db, this right here, ये point करेगा मेरे इस database को pets. So if I say use, मेरे पास एक और database है to do API का, तो if I say to do API, it says switch to do API, db to do API. तो अगर मैं जब भी इसको db डॉट करूंगा तो it will point at this database. वापस मैं pets पे चला जाता हूँ. ओके, सो अच्छा, अब मुझे एक चीज दिखानी है. I want to show you what does collection means, what does database mean. तो SQL में you have a different table for each type of data. तो मतलब customers का अलग data अलग table होगा, orders का अलग table होगा. NoSQL में you have something called collections. So suppose you have a e-commerce store जिसमें एक collection होगी आप लोगों के पास products की, and you can have another collection called एक e-commerce में you also have messages का option होता है कि जो customers हैं वो आपको message दे सकते हैं. So you can have also messages का एक collection होती है. So these collections are, जरूरी नहीं है कि ये कलेक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड हो किसी तरीके से, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू कि कलेक्शंस होते क्या हैं. सो अगर मैं इस पूरे को एक जायंट बॉक्स में रख दूं, तो राइट हियर दिस बिग जायंट बॉक्स विल बी योर डीबी एंड दिस स्मॉल बॉक्सेस विल बी योर कलेक्शंस. ठीक है, इफ आई गो बैक टू माय टर्मिनल, कोई सवाल है? No. ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा. अब हाउ डू आई क्रिएट अ न्यू कलेक्शन? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूं, अगर मैं ऊपर जाऊं तो मैं हेल्प पे आएगा शो कलेक्शंस. अगर मैं शो कलेक्शंस करूं तभी मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं किया इसने. बट इन ऑर्डर टू मेक अ कलेक्शन, तो उसमें बस सिंपली मुझे कुछ डाटा एंटर करना पड़ेगा. सिर्फ कलेक्शन बनाने का कोई ऐसा कमांड नहीं है. बट इफ आई से डीबी which
points at my pets database dot I say dogs. Okay, so dogs will be my new collection. अब मैंने सोच लिया कि dogs, मुझे collection का नाम dogs ही देना है. अब मैं उसके अंदर कुछ डेटा डालता हूँ. So I say insert. This is the command, the fourth command, I guess, db.dogs insert. So this will be my collection, and this will be what I want to do in that collection. So I want to insert a data जो एक object में जाएगा. So insert, and then in the parameter, in the first parameter, I'll just insert an object जिसके अंदर there will be a name. Just call it doggo, and then breed, and I'll say it is a retriever. Okay. Now if I press enter, it says right result inserted 1. एक डेटा इंसर्ट हो चुका है. अब अगर मैं देखूं अपने डेटाबेस की लिस्ट देखूं, if I say show DBs, now I have my pets DB showed right here, and inside my वापस कर लेते हैं use pets, already pets use हो रहा था. अब इसके अंदर if I say show collections, तो it'll have dogs right here. एक और कलेक्शन बनाते हैं cats की, db.cats dot insert, just call this, इसको नेम देते हैं T, and breed, I don't know इसमें cats की breeds क्या होता है. let's say Persian, एक ही breed मुझे याद है. उसमें भी insert कर दिया एक. Now if I say show collections, it says cats and dogs. अब मुझे वो डेटा देखना है कि इसके अंदर डॉग्स के अंदर क्या क्या डेटा है. पूरी लिस्ट करवानी है, पूरी सारी उस डॉग्स के अंदर जितने भी डेटा की लिस्ट है, जितने भी रोज बोल लो उनको, वो मुझे एक साथ प्रिंट करवानी है. तो मैं किस तरह करवाऊंगा. सो इफ आई से अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ पहले डॉग्स के अंदर. तो dogs dot insert, and Pluto, sorry, and I'm not sure Pluto कौन सा dog है, so I'll just say German Shepherd. ओके, तो एक और मेरे पास डेटा इंसर्ट हो गया. अब मुझे डॉग्स के अंदर जितना भी डेटा है फुल लिस्ट करवाना है. सो आई एम गोना यूज अ कमांड which is right here, db.dogs.find, which returns all the data inside this collection. So if I say db.dogs.find, and with the क्योंकि एक function है तो I have to execute this function or call this function. So I say enter, so I have this 2 rows जिसके अंदर एक ID है and name and breed जो हमने खुद डाला था. अब ये ID जो है ये कहाँ से आ रही है. जब भी हम किसी कलेक्शन के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो MongoDB उसको एक यूनिक आईडी जनरेट करके उसकी एक डैश आईडी वाली फील्ड है उसके अंदर एक ये सब डाल देता है कि इट्स एन ऑब्जेक्ट आईडी विच विद दिस आईडी. तो इसमें देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम है ये दोनों, बट द लास्ट डिजिट इज डिफरेंट. ये 5 है, ये 7 है, और 6 कहाँ गया, इट्स इनसाइड कैट्स. तो अगर मैं कैट्स में देखूं, as you can see B6 जो है वो इसके अंदर आ गया. They have their own unique IDs and the fields we gave them. सही है. बस चैट पे क्वेश्चंस आए हैं. Okay, I'll just check them. क्या सवाल है. सेकंड. Didn't understand SQL, so like it stores data. Okay, so what is tabular, what is SQL, ये सब सवाल आ रहे हैं. अच्छा, so Mars, we have 2 types of data. We have SQL, we have SQL and NoSQL. SQL stands for Structured Query Language. तो अगर मैं SQL की बात करूं तो SQL के बारे में सबने सुना होगा. There are like MySQL, there is a PostgreSQL. तो
एसक्यूएल में जो स्ट्रक्चर होता है वो टेबुलर होता है, मतलब टेबल्स में होता है. इफ आई शो यू दिस, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई थी राइट हियर. तो इस टाइप का डेटा होता है. ईच टेबल विद एक एक्सेल का टेबल होता है ना, विद रोज एंड कॉलम्स. तो उस टाइप का टेबल, उस टाइप के मल्टीपल टेबल्स होते हैं, और हर टेबल एक दूसरे से, कुछ टेबल्स एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में लिंक्ड होते हैं. बट नो सीक्वल में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है. तो उसमें डिफरेंट नोड्स होती हैं, डिफरेंट नोड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कलेक्शंस, जो हमने अभी डॉग्स और कैट्स देखी. एंड दे कैन हैव लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक उसमें भी ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता. लाइक अगर एक्सेल में देखो तो उसमें ऊपर कॉलम्स होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के. कोई भी फील्ड नेम दे दो, नेम, आईडी वगैरह कुछ भी दे दो, तो हर रो में वो सारे डेटा जो है ना उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए उसको. इफ यू ऐड अ न्यू कॉलम फॉर दिस वन पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर रो है, एक जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी, आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी कस्टमर आईडी की. सो अगर मुझे सिर्फ इस रो को एक एक्स्ट्रा कॉलम देना है, तो सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है सीक्वल में. आई हैव टू गिव दैट एक्स्ट्रा कॉलम टू ईच एंड एवरी रो. तो ये सब सीक्वल में होता है. बट इन नो सीक्वल देयर इज लाइक फ्लेक्सिबिलिटी. हर रो, हर कलेक्शन में डिफरेंट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे. सो देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जो माइक का है. तो इसमें एज हो सकती है, इसमें ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी डेटा, इसका और भी फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं. और दूसरी जो डॉक्यूमेंट होगी, जो जिससे माइक का नहीं होगा, लाइक जो का होगा, तो जरूरी नहीं है उसमें वही स्टैंडर्ड फॉलो हो, वही सारे वही डेटा हो. ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास NoSQL में होती है. आई होप दैट क्लियर्स एवरीथिंग. बाकी ये जो कमांड्स हैं ये हमने कुछ किए थे MongoDB के. ओके, तो ये जो अभी कमांड्स हमने किए हैं उसमें कोई सवाल किसी का? ओके, नहीं है किसी का. ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट कमांड? वी हैव db.dogs of find, और उसके अंदर there's like a parameter. तो अगर हमें सारे लिस्ट में जो सारा डाटा है वो प्रिंट नहीं करवाना, कुछ एक फिल्टर लगाना है उस पर कि जस्ट रिटर्न ऑल द डाटा विद दिस पर्टिकुलर डाटा. ठीक है, जिसका ब्रीड हो, मट हो, या कुछ भी हो. सो आई एम जस्ट गोना ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट इन दिस डॉग्स, और उसको भी मैं रिट्रीवर ही बोल दूंगा. So you guys can know what I'm talking about. db.dogs.insert, and उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा. So name would be Fido or breed. You can use double quotation भी हो सकता है, single quotation भी हो सकता है, for purpose से. Okay, so if I say db.dogs.find करूँगा BS ऐसे ही, तो it returns all the document I have in this collection. ठीक है, तो तीनों आ गए मेरे पास. एक ये आ गया डॉगो, प्लूटो एंड फाइडो, जो भी नया मैंने अभी डाला था. बट इफ आई ओनली वांट द डेटा ऑफ द डॉग्स विच विद द ब्रीड रिट्रीवर, तो मैं इसी फाइंड में एक पैरामीटर भी डाल दूंगा विद ब्रीड retriever. And now as you can see यहाँ पे instead of three collections, see 3 documents, it returned me 2 documents, Doggo and Fido. वो इसलिए क्योंकि दोनों के जो ब्रीड है वो रिट्रीवर थे. तो अगर मैं ब्रीड की जगह नेम भी कर दूं, इसको नेम करके मैं इसको फाइडो कर दूं, तो it returned me just 1, इसका नाम फाइडो है. So this is a one way of जिसमें आप फिल्टर कर सकते हैं. There are other ways as well. तो पूरी MongoDB की क्वेरीज वगैरह हो सकती हैं. I do suggest तुम लोग उसको पढ़ना कि MongoDB में क्वेरीज किस तरह बनती हैं. This is one way. इस तरह फिल्टर आप कर सकते हैं. Okay, let's just move on. अच्छा, ये केस सेंसिटिव होते हैं? ये केस सेंसिटिव होते हैं. या अगर देखते हैं, अगर इसको मैं एफ कर दूं, सो इट डजंट रिटर्न मी एनीथिंग, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच करेगा, मुझे फाइडो करेगा. अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड ऑन द लिस्ट व्हिच इज अपडेट. अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो अभी फ्यूचर में भी करेंगे क्या, लाइक इन द कमिंग सेशंस, वी हैव टू क्रिएट अ CRUD API. CRUD API का पता है सबको? CRUD एप्लीकेशन का create, read, update, delete.
या सो वी हैव टू क्रिएट दिस एप्लीकेशन जिसमें ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास हों. सो CRUD मीन्स क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय. आई थिंक इट्स नॉट डिलीट, इट्स डिस्ट्रॉय. तो ये सारे हमें, ये 4 चीज़ें अभी कवर करनी है हमें फ्रॉम MongoDB, कि MongoDB में किस तरह हम लोग इन सारे 4 चीज़ों को हम लोग अचीव कर सकते हैं. सो राइट नाउ वी हैव सीन क्रिएट, वी हैव सीन रिट्रीव, अब हमें अपडेट देखना है और डिस्ट्रॉय देखना है. So to update something in a collection, I'm going to use the method called update. So db.docs.update. तो इस पे दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे. The first one will be कि कौन से डॉक्यूमेंट में मुझे अपडेट करना है. तो जैसे इस पे बोला हुआ है इसने कि नेम, जिसका नेम ये डॉगो हो, उसको अपडेट करना है. तो अभी इसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते. मैं अभी समझाता हूँ कि ये व्हाट डज दिस मीन. तो मुझे अपडेट करना है, फाइडो को ही करते हैं. जैसे फाइडो और आई गिव इट अनदर आर्ग्यूमेंट, कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट. तो अपडेट क्या करना है, इसकी ब्रीड को अपडेट कर देते हैं. आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल इन रियल लाइफ, लेकिन कर देते हैं. तो ABC कर देते हैं. मुझे अभी दिमाग में कोई आ नहीं था ब्रीड. ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि मैच्ड 1, इंसर्ट मॉडिफाइड 1. ओके, अब मैं देखता हूँ कि इसने किया क्या है यहाँ पे. तो db.docs.find में करूँ. एज यू कैन सी यहाँ पे जो मैंने अपडेट किया था फाइडो, वो अपडेट हुआ है, इसका ब्रीड अपडेट हुआ है. लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, जो नेम है वो गायब हो गया. वो इस वजह से क्योंकि इसने मैच तो कर दिया, लेकिन फिर यह जो सेकंड आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना, वो ये क्या कर रहा है कि इसको एक फुल एक डेटा समझ रहा है कि जो पूरा डेटा जो रिट्रीव होगा उसको इससे रिप्लेस कर दो. तो उसने जो रिट्रीव किया था वो किया था, ये नेम एंड ब्रीड रिट्रीव किया था, और उसने पूरे को इससे रिप्लेस कर दिया. तो समझ आ रही है ये बात? हेलो? पूरा ही लिखना पड़ेगा. जी आ रही है समझ. हाँ, तो नहीं, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा. तो इसका एक ट्रिक होती है इसकी, यहाँ पे लिखी हुई है. वी गोना यूज दिस कीवर्ड $set और उसके बाद करेंगे. तो मैं काम करता हूँ, पहले तो इसको रहने देता हूँ, डोगो को चेंज करता हूँ मैं. सो आई एम गोना चेंज डोगो नाउ, और उसकी ब्रीड भी मैं ABC करना चाह रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू कीप दिस नेम डोगो. तो उसको मैं करूँगा ये, आई एम गोना क्रिएट को मैं हटा देता हूँ. I'm going to use the keyword $set colon and then another object inside it, जिसके अंदर ऐसे breed ABC and let's see we have close हो गया, सब close हो गया and enter. तो उसने भी किया match 1 modified 1. let's see के exactly वो जो मैं चाह रहा था. as you can see doggo मेरे पास remain हो गया, यहाँ पे name यहाँ पे, और breed जो है update हो गया ABC से. So we're going to use this keyword $set. यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, use $set instead of normal so data not specified is not removed. ठीक है, अब हमने अपडेट भी देख लिया इसका. कोई सवाल? ओके, सो कोई सवाल नहीं है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कमांड विच इज रिमूव, विच इज दिस डिस्ट्रॉय थिंग. तो डिस्ट्रॉय किस तरह करना है हमें कोई डेटा. तो वी कैन यूज दिस मेथड कॉल्ड remove. रिमूव इसी को कर देते हैं, ये ब्रीड ABC. तो इसको नहीं बल्कि प्लूटो को रिमूव कर देते हैं. तो db.docs.remove करूँ अगर मैं, और किसको रिमूव करना है, तो एग्जैक्टली मुझे वो फिल्टर लगाना पड़ेगा कि क्या मैच करके क्या रिमूव करना है. तो अमूमन तो हम लोग ID को यूज करते हैं, लेकिन अभी ID को हम लोग किस तरह मैच करें बिल्कुल याद तो है नहीं. तो एक काम करते हैं, सिर्फ नेम को ही कर देते हैं, नेम से मैच करते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है कि नेम जो है थोड़ा यूनिक है इसका, प्लूटो है. जैसे प्लूटो, और अगर मैं इसको एंटर दबाऊं, सेज एक सेकेंड, रिमूव नेम. अच्छा, अब मैं करता हूँ DB. क्या स्मॉल p लिखा था शायद नेम में. या थैंक यू फॉर दैट. क्योंकि केस सेंसिटिव है तो मैं स्मॉल p लिखता हूँ एंड इससे रिमूव 1. अब मैं जरा फाइंड करता हूँ
तो एज यू कैन सी फ्लूट इज गॉन, रिमूव हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको ये करूँ ना कि डॉट रिमूव और ब्रीड एबीसी कर दूं, तो ये सबको रिमूव कर देगा यहाँ से, इसको भी रिमूव कर देगा, इसको भी रिमूव कर देगा, क्योंकि सबसे मैच करेगा ये, तो दोनों को रिमूव कर देगा। अगर मैं ऐसा नहीं चाह रहा ना कि सब एग्जैक्टली सबको रिमूव ना हो, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो डीबी डॉट रिमूव सॉरी डॉट रिमूव करूँ मैं, एंड इफ आई से रिमूव द वन विद द ब्रीड ABC, अगर मैं इसको अभी एंटर दबाऊं ना, तो ये इसको भी रिमूव कर देगा और इसको भी रिमूव कर देगा, और अगर हमारे पास और भी डाटा होगा जिसका ब्रीड ABC होगा तो उसको भी रिमूव कर देगा। अगर मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक रिमूव हो, जो सबसे पहला जो उसको मिले उसको रिमूव कर दे, तो आई से यहाँ पे जब खत्म होगा रिमूव का मेरा ब्रैकेट खत्म होगा, आई से डॉट लिमिट टू 1, सिर्फ एक मैच करे, सबसे पहला जो इसको मिलेगा उसको मैच करे और उसको रिमूव कर दे। प्रेस एंटर, एक सेकंड क्या हुआ यहाँ पे, डॉट रिमूव डॉट लिमिट इज नॉट अ फंक्शन, ओके सो कोई मसला हो रहा है यहाँ पे, लेट्स सी अगर करूँ मैं फाइंड करूँ या तो डॉट लिमिट, अभी इसने यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आई सी व्हाट्स हैपनिंग है। वैसे तो ये होता है, हो सकता है डेप्रिकेट हो गया हो, लेकिन अभी इसने क्या किया, सबको रिमूव कर दिया। आई सी व्हाट्स रॉन्ग हियर। ओके सो अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, उसमें नया डाटा डालता हूँ कुछ, ताकि मैं शो करना चाहूँ कि अगर मुझे सब कुछ यहाँ से ड्रॉप करना है, पूरा डेटाबेस ड्रॉप करना है, पूरी कलेक्शन ड्रॉप करनी है, डिलीट करनी है, तो मैं किस तरह करूँगा। तो आई एम जस्ट गोना ऐड फ्यू डेटा जो आई थिंक मेरे को ऊपर होगा, तो मैं उसी को कर लेता हूँ। तो क्या फिर देखो क्या, and let's add another one. Okay. Okay, so db dot docs dot find अगर मैं करूँ, and it has the 3 collections, अगर मैं तीनों को एक साथ ड्रॉप करना चाह रहा हूँ विदाउट एनी फिल्टर, मतलब अपनी कलेक्शन बिल्कुल खाली करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे db dot docs dot जो एंड में मेरे पास है डॉट ड्रॉप, उसको करता हूँ ड्रॉप और says true, if I find again I don't have anything left। तो इस तरह you can achieve this thread, जो हमारे पास चारों चीजें हैं, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय, हम लोग MongoDB के टर्मिनल से हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल? If you want to delete the collection पूरी, फिर क्या करेंगे? ये तो ये ड्रॉप की कमांड, नहीं कलेक्शन भी डिलीट कर दें, कलेक्शन भी डिलीट कर दें। yes if you want to delete the collection too, मतलब कि डॉग्स ही ना रहे अब कुछ, वैसे शो कलेक्शंस नाउ, यहाँ पे अगर डॉग्स में कुछ भी नहीं होगा तो ऑलरेडी कलेक्शन डिलीट हो जाएगी। ओके थैंक यू। सही। अगर तुम्हें वो करना है ना कि पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप करना है, सो इट्स लाइक db.drop डेटाबेस की कमांड होती है। तो इफ आई से db.drop डेटाबेस, आई थिंक इज ड्रॉप db या ड्रॉप डेटाबेस, एक सेकंड, ड्रॉप डेटाबेस का लिखता है या, तो मेरे पास पूरा डेटाबेस ड्रॉप हो गया। सो इफ आई से शो dbs, आई डोंट हैव माय पेट्स एनीमोर, ठीक है। सो दिस इज अनदर कमांड, मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पे। सही है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला नहीं है, अब हमें एक नेक्स्ट चीज करनी है, वो है हम अपने किस तरह अपने ऐप से, अपनी app.js से किस तरह आप MongoDB को मतलब कनेक्ट करेंगे, किस तरह उसको किस तरह एक्सेस करेंगे, किस तरह ये सारी कमांड्स जो है हम लोग अपनी एप्लीकेशन से अचीव करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पैकेज, जो हमारी लिस्ट में आई थिंक थर्ड पैकेज होगा जो हमें इंट्रोड्यूस करवाना होगा, विच इज कॉल्ड, किसी को पता है? Mongoose।
या सो इट्स mongoose right here. मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, it's just this. अभी मैं हटा देता हूँ इसको. Let's create a new directory. काम करता है क्योंकि अभी जो मुझे करवाना है ना, फ्रंट एंड से कोई काम नहीं करवाना, सब बैक एंड से करवा दें और टर्मिनल पे सब कुछ प्रिंट करवाते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी. से बाहर तो मेक डायरेक्टरी. मैं मोंगो डेमो कर देता हूँ. अब बस एसक्यूएल से कोई तरीका है इससे यूनिक आईडी जनरेट हो सके, जैसे मोंगोडीबी में हो जाती है? टर्मिनल से नहीं, जैसे कि मोंगोडीबी में जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ तो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी बन जाती है ना. एसक्यूएल हाँ. में कोई तरीका ऐसा होता है? वहाँ ऑटो इंक्रीमेंट में तो 1-2 आता, मजा नहीं आता वो. लाइक देखो एक पैकेज होता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे. यूआईडी का पैकेज है या यूआईडी का, यूनिक आईडी जनरेट करने का. तो मैंने जब भी किया तो उसी से किया है मैंने. तो मैं पहले वो मोंगोडीबी में भी वही करता हूँ. अच्छा सही है, ठीक है, थैंक यू. तुमने वैसे यूनिक आईडी को वैसे एक्सप्लोर किया है, यूआईडी को? हाँ किया था, लेकिन एसक्यूएल के साथ कभी नहीं किया, वो मोंगोडीबी के साथ तो किया था. तुम उस पे करना, उसी से होता है. ठीक है. ओके सो आई क्रिएटेड दिस मोंगो डेमो डायरेक्टरी. उसको कोड डैश आर नहीं करते बल्कि एक नया विंडो खोल लेते हैं. और जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को सेट करनी है, तो वो पहले तो touch app.js, फिर npm init, वैसे रहने देते हैं. let's install our packages express EJS and one more package जो अभी हम लोग देखेंगे, which is mongoose. So this is the spelling mongoose as a save or exact. Okay, so I'm gonna install all three of them together. Wait a couple of seconds. Okay, let's check if I have my packages installed. So I have EJS, Express and Mongoose installed. EJS की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, पता है मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड पे कुछ करने नहीं वाले. But it's alright. अच्छा, so अभी काम करते हैं, सिर्फ Mongoose से काम करते हैं. So I'm gonna say constant Mongoose equal to require. अच्छा, किसी ने मुझसे बहुत टाइम पहले सवाल किया था कि वाई वी यूजिंग रिक्वायर, और जो नई चीज़ है जो आप लोगों ने देखी होगी, विच इज ऑल्सो दिस import ये स्टैटिक मॉड्यूल्स. या. सो एक ये चीज़ है. तो किसी ने वैसे अगर पढ़ने की कोशिश की तो दिस इज एक्चुअली द न्यूअर एंड बेटर वे ऑफ डूइंग दिस. लेकिन ये ES6 की चीज़ है, आई एम गोना यूज रिक्वायर स्टिल, क्योंकि ये ज़्यादा समझ आती है. इसका ये है कि ये होती है async, ठीक है. और सेकेंडली यू कैन चेरी पिक द स्टफ यू नीड फ्रॉम दैट पैकेज. तो अगर mongoose के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो तुम लोग को ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो सब कुछ आ रहा है और मतलब रिडंडेंट डाटा आ रहा है तुम लोग के पास, तो इंपोर्ट से यू कैन जस्ट तुम लोग स्पेसिफाई कर सकते हो कि क्या क्या इंपोर्ट करवाना है, क्या नहीं करवाना. तो रीड अबाउट ऑन दिस. ये अच्छी चीज़ है काफी. रिएक्ट में भी ये काम आ जाएगा, बिकॉज़ ये सिंटैक्स होता है रिएक्ट में भी. या रिएक्ट में एग्जैक्टली ये इस्तेमाल होता है, इंपोर्ट ही होता है. और अगर रिएक्ट किसी ने पढ़ा है तो वी डू रिएक्ट और कंपोनेंट करते हैं, तो हमें सिर्फ उसी की जरूरत होती है, तो हम लोग इस पर से इंपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उसका. उस पर ज़्यादा भी मैं पढ़ नहीं रहा, सो जिसका यूज रिक्वायर. अच्छा, अब अगर मैं mongoose के उस पे जाऊँ, गाइड पे जाऊँ, विच इज राइट हेयर.
तो इससे इसके सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट mongoose रिक्वायर mongoose करना है, उसके बाद there's this line here mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो ये करता ये है कि हमारा जो MongoDB खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा Mongo शेल खुला हुआ है राइट हियर, इस पे कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो इससे मुझे कनेक्ट करना है mongoose को, तो वो लाइन ये करती है। तो मैं सिर्फ उसको कॉपी कर लेता हूँ अभी और उसमें नेसेसरी चेंजेस करता हूँ। इफ आई कॉपी दिस, ये वो चीजें हैं, मतलब ये फिर वो चीज आ गई जिस तरह हमने बॉडी पार्ट से में देखा था ना यूआरएल इनकोडेड, तो ये भी एक वो चीज है जो यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। इसको ज्यादा मतलब ये लिखना जरूरी है, मतलब लेकिन इसकी डेप्थ पे ज्यादा मत जाना कि कर क्या रहा है। ओके, सो इफ आई जस्ट पेस्ट इट राइट हियर, अभी इसको हटाता हूँ मैं, इसका बताता हूँ क्या कहते हैं। सो इट्स गोइंग टू कनेक्ट ऑन दिस यूआरएल जो हमारा लोकल होस्ट 27017 है, तो वो इसी को मैच कर रहा है। ओके, और उसके बाद ये कुछ और पैरामीटर्स भी लेगा, मैं कुछ और भी डाल रहा हूँ उस पर। गो टू mongoose डेप्रिकेशन वार्निंग्स, ठीक है। तो इससे कि अगर हमें सारी डेप्रिकेशन वार्निंग्स को हटाना है तो वी हैव टू, ये जो चीज़ है ना इसको यूज करना पड़ेगा। आई हैव टू सेट दिस यूज न्यू यूआरएल पार्सर ट्रू, फाइंड एंड मॉडिफाई फॉल्स करना है, यूज क्रिएट इंडेक्स को ट्रू करना है और यूनिफाइड टोपोलॉजी को ट्रू करना है। तो इसने ऑलरेडी क्या क्या किया हुआ है, इसने यूआरएल पार्सर को ट्रू किया हुआ है, यूनिफाइड टोपोलॉजी को ट्रू किया हुआ है। दो चीजें रह गई हैं, दिस वन राइट हियर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट एवरीथिंग। इसको क्या करना था, फॉल्स करना था। एंड वी हैव द लास्ट वन व्हिच इज यूज इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स, उसको ट्रू करना है। तो सर जो डेप्रिकेशन की जो वार्निंग्स आएंगी ना वो इस पे इससे खत्म हो सकती है। मैं कर देता हूँ ट्रू, सही है। तो ये क्या कर रहा है, अब ये लाइन इज जस्ट कनेक्टिंग mongoose विद आवर MongoDB इस यूआरएल से। बाद में हम MongoDB एटलस यूज करेंगे तो उसका यूआरएल अलग से होगा, तो वी जस्ट गोना कॉपी एंड पेस्ट दैट यूआरएल हियर। अभी ये हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है ये MongoDB, तो हम इस यूआरएल को इस्तेमाल करेंगे। एट द एंड ऑफ द कमेंट में लिख देना, ये वाली लाइन कमेंट में लिख देना। अच्छा, ओके। तो इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया एक बार हमने, लोकल होस्ट 27017 पे लेसन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है अपने हमारे mongoose को। अब यहाँ पे आफ्टर दिस स्लैश राइट हियर मैं एक स्पेसिफाई करूंगा कि किस नाम से उस डाटा को वो क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मैं वापस अपने उस पे जाऊं, mongoose के डॉक्यूमेंट्स पे जाऊं यहाँ पे, तो इसने क्या किया हुआ, टेस्ट के नाम से इसने एक डाटा कनेक्ट वो क्रिएट किया हुआ है। तो हमने जिस तरह पेट्स किया था हम लोग यहीं पे वो नाम दे देंगे, जैसे टेस्ट है यहाँ पे, तो मैं इसको कर देता हूँ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ फुटबॉल क्लब्स, तो मैं इसको FC कर देता हूँ, नॉट फुटबॉल क्लब्स, आई इसको स्पोर्ट्स कर देता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर आई हैव टू क्रिएट अ कलेक्शन कॉल्ड फुटबॉल क्लब्स, तो उसको स्पोर्ट्स कर दिया मैंने। इसको स्मॉल रहने दो, कैपिटल रहने दो, कलेक्शंस को बस हमें कैपिटल रखना होता है, जैसे डॉग्स कैट्स वगैरह उसके जो मॉडल्स होते हैं उसको कैपिटल रखना है। इसको अभी कुछ भी रहने दो। नाउ जो थर्ड स्टेप है हमारा विच इज क्रिएटिंग मॉडल और स्कीमा वगैरह बनाना जो होता है हमें वो करते हैं सबसे पहले। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को रट्टा वाली चीज़ें कि बस ये लिखना ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है। तो मैं काम करता हूँ, मैं क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड फुटबॉल स्कीमा, ये लिख देता हूँ, equals to new mongoose dot schema and it takes an object, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट सेट्स दी जो हम लोग फुटबॉल स्कीमा जो उसके अंदर जो कलेक्शन होगी फुटबॉल क्लब्स की, उसके अंदर किस टाइप का डाटा होगा, क्या क्या फील्ड्स जाएंगी, एक स्टैंडर्ड बना देता है उसका। तो अभी मैं इसको करता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इससे फायदा क्या होगा। तो उस फुटबॉल स्कीमा के अंदर आई वांट द नेम ऑफ द फुटबॉल क्लब, नेम कर देता हूँ, एंड इट शुड बी
फुटबॉल, इसको स्कीमास बनाने के और तरीके होते हैं कि मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं वैल्यूज नहीं डालूंगा, बल्कि मैं रूल सेट करूंगा कि अगर नेम आए तो इट शुड बी अ स्ट्रिंग। सही है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं स्कीमास वगैरह की बात हो रही है या नहीं। इट्स नॉट राइट हियर। ओके, इट्स राइट हियर। तो ये क्या कर रहा है, एक ब्लॉग पोस्ट बना रहा है, उसके कुछ कुछ रूल्स मतलब मेंटेन कर रहा है कि अगर एक ब्लॉग पोस्ट हो तो उसके अंदर ये 4 डाटा हो एक्सपेक्टेड है, ऑथर, टाइटल, बॉडी एंड डेट। और अगर ऑथर आ रहा है तो इट शुड बी एन आईडी, ये यूनिक होगा, इट शुड बी ऑब्जेक्ट आईडी। अभी इसको ज्यादा नहीं देखते, इससे स्टार्ट करते हैं कि अगर टाइटल आ रहा है तो इट शुड बी अ स्ट्रिंग, बॉडी आ रही है तो स्ट्रिंग, और डेट आ रही है तो इट शुड बी अ डेट टाइप। तो मैं इसी को फॉलो करता हूँ अभी। इसको मैं स्ट्रिंग रखता हूँ। यू कैन ऑल्सो डू इट ऑब्जेक्ट लाइक, मतलब टाइप करके मैं इसको स्ट्रिंग कर लूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव टू सेट मोर रूल्स एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग दिस टाइप। तो फिलहाल अभी मैं इसको इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो अगर नेम आ रहा है तो इट शुड बी अ स्ट्रिंग। और फुटबॉल क्लब के साथ एक और चीज मैं देना चाह रहा हूँ, वो है रेटिंग उसकी। और रेटिंग होगी, इट शुड बी अ नंबर। ठीक है, अब मेरा स्कीमा बन गया ये। अब तो सवाल वही आएगा जो मैंने बोला था कि नो सीक्वल में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, तो हमें इसका फायदा क्या है। तो ये हाँ, नो सीक्वल में हम कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं जब भी मैं इसमें फुटबॉल स्कीमा के अंदर कोई भी डाटा डालूं तो जरूरी नहीं है कि उसका नेम और रेटिंग ही उसमें उसमें और ज्यादा भी डाटा हो सकता है, नेम और रेटिंग के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को कुछ तो रिस्ट्रिक्शन चाहिए ना अपने डेटाबेस में। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखने का मतलब फायदा नहीं है, आप नुकसान ही होगा, कोई कुछ भी डाल देगा, मसला हो जाएगा। तो कुछ रूल सेट करना जरूरी है, इवन इफ यू यूजिंग नो सीक्वल। तो यहाँ पे स्कीमा बनाने का वो फायदा है कि अगर मैं नेम और रेटिंग को उसके डाटा टाइप लिख दूं तो कोई कोई फालतू का बंदा जो है ना, नेम में आके कोई नंबर ना डाल दे और रेटिंग में आके कुछ स्ट्रिंग ना डाल दे। तो कुछ रूल्स हमें सेट करने जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अपनी मर्जी होती है। इफ यू वांट टू सेट व्हाटएवर रूल्स यू वांट, ज्यादा डाटा डालो, कम फीस डालनी है, ज्यादा फीस डालनी है, वो मर्जी होती है। लेकिन ये मोंगोस की रिक्वायरमेंट है कि स्कीमा होना चाहिए, कुछ कुछ तो होना चाहिए। ओके, अब मेरे पास स्कीमा बन गया कि किस स्ट्रक्चर पे एक कलेक्शन, जो फुटबॉल स्कीमा की जो कलेक्शन होगी, किस स्ट्रक्चर पे बन के आएगी। अब मुझे उसका एक मॉडल बनाना है कि किस मॉडल इज लाइक कलेक्शन का नाम है। ठीक है, उसका मॉडल बनाना है। तो उसको मैं जो नाम दूंगा विच वुड बी एफ सी। इसको मैं यहाँ से चेंज करके एफ सी स्कीमा कर देता हूँ। ठीक है, इट मेक्स मोर सेंस। एफ सी विच वुड बी कैपिटलाइज, मॉडल्स हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। एंड जो उसका फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा जो कलेक्शन का नाम होगा, तो इट शुड बी एफ सी जो भी है। एंड द सेकंड पैरामीटर वुड बी द स्कीमा, तो फर्स्ट है एफ सी स्कीमा। तो ये वो चीजें जो mongoose की डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएंगी, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये लिखना जरूरी होता है, पहले कनेक्ट करना होता है, स्कीमा बनाना होता है, और ये फिर मॉडल बनाना होता है। ठीक है, सो वंस यू हैव दिस, अब हम इसको यूज करके, दिस वन राइट हियर, ये जो वेरिएबल है जो कांस्टेंट है, अब इसको यूज करके वी विल बी सेंडिंग रिक्वेस्ट टू आवर मोंगो कि क्या इंसर्ट करना है, क्या डिलीट करना है, क्या अपडेट करना है, ये हम इससे करेंगे। इफ आई गो बैक टू माय डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, गो हियर, तो इसने यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ था कैट का विद कैपिटल सी, mongoose मॉडल विद द कलेक्शन कैट। और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ स्कीमा, इसने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया कि शुड हैव अ नेम विच शुड बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से एक कलेक्शन बना ली ऑफ कैट। और आगे हम देखें तो इसने कैट को ही इस्तेमाल करके नया डेटा वगैरह इंसर्ट वगैरह किया है। हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग क्रिएट इंस्टेड ऑफ दिस। यहाँ तक कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है सो लेट्स मूव ऑन। ये जो स्कीमा जो होता है ये सिर्फ मतलब एक वो करने के लिए, एक लिमिट लगाने के लिए होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती।
या तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नेम और रेटिंग ही आए, सिर्फ नेम भी आ सकता है, नेम, रेटिंग और उसके अलावा और भी फील्ड्स आ सकती हैं क्योंकि नो सीक्वल इज फ्लेक्सिबल। लेकिन यहाँ पे बस ये रूल सेट होगा कि अगर नेम और रेटिंग आ रहा है तो वो स्ट्रिंग हो और वो नंबर हो रिस्पेक्टफुली, ठीक है। ये मॉड्यूल समझा देगा। मॉडल, हाँ ये अच्छा लाइन जो तो है। अच्छा तो एफसी जो स्कीमा जो है वो सिर्फ हमारे रूल सेट कर रहा है, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा आ सकता है किस टाइप का नहीं। मोंगोस और मॉडल क्या कर रहा है, हमारी कलेक्शन को हमारे कलेक्शन बना रहा है। तो जैसे हमने पेट्स के अंदर डॉग्स और कैट्स बनाया था ना, तो मोंगोस और मॉडल वो कर रहा है, हमारी कलेक्शन क्रिएट कर रहा है। हम लोग अब टर्मिनल पे नहीं है, हम लोगों को अपने बैकएंड पे किसी और तरीके से कलेक्शन बनानी होती है। तो टर्मिनल पे तो हम लोग सिर्फ db.docs करके इंसर्ट करें तो कलेक्शन बन जाती है। यहाँ पे वी हैव टू डू दिस mongoose डॉट मॉडल करके, और उस कलेक्शन का नाम देना होता है सबसे पहले जो पैरामीटर है, और दूसरे पैरामीटर में हमें स्कीमा देना होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कलेक्शन बना लेगा और इट विल असाइन दिस इनसाइड दिस वेरिएबल, जिस वेरिएबल को इस्तेमाल करके हम लोग अपडेट, डिलीट, इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। सही है? जी सही है। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट क्रिएट अ न्यू डाटा। मैं इस तरह करता हूँ कि जब भी मैं ये सर्वर स्टार्ट करूँ ना, तो कि एक डाटा क्रिएट हो जाए और मैं उसको console.log पे देख सकूँ। तो उसका तरीका ये है कि आई यूज दिस fc अगेन डॉट क्रिएट, एंड इनसाइड दिस क्रिएट द फर्स्ट पैरामीटर वुड बी, जो हमने टर्मिनल पे हमने इंसर्ट देखा था लेकिन वो टर्मिनल था, यहाँ पे वी हैव टू यूज क्रिएट, ठीक है। सो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो क्रिएट, इसको मैं कर देता हूँ, एक नेम भेजता हूँ इसको, मैनचेस्टर यूनाइटेड, और रेटिंग होगी इसकी, अभी करंट रेटिंग आई थिंक 4.5 चल रही है इसकी, नंबर है तो 4.5, ठीक है। एंड ये एक पहला पैरामीटर चला जाएगा कि क्या डाटा क्रिएट करना है, एंड द सेकंड parameter, second argument will be a callback function which will have two arguments called, एक error होगा और दूसरा जो argument होगा इस callback function का वो होगा जो डेटा हमें क्रिएट होके मिल रहा है। तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ क्लब, सही है। एंड आई शो यू व्हाट दिस मींस, ठीक है। जब ये क्रिएट होगा देन दिस कॉलबैक फंक्शन विल रन इफ देयर इज एन एरर। अगर एरर रिटर्न हो रहा है मेरे पास तो console.log एरर कर दो, एल्स अगर एरर नहीं है मेरे पास तो मुझे console.log क्लब करना है। तो ये क्लब क्या होगा, दिस विल बी द न्यू डेटा विच विल बी क्रिएटेड इन दिस मॉडल, ठीक है। अब देखते हैं कि इफ इट वर्क्स। वैसे node app.js and it returns me this newly created this document, ठीक है। जो हमने पहले भी देखा हुआ है कि एक आईडी होती है इसके अंदर, फिर नेम आ गया, मेरे पास रेटिंग आ गई। अगर मैं अपना mongo शेल ओपन करूँ, अब एक सेकंड, शायद ओपन होगा मेरा पास, नहीं ओपन। अगर मैं अपना mongo शेल देखूं और उसमें शो डीबीज करूं, as you can see यहाँ पे मेरे पास स्पोर्ट्स का डेटाबेस बना हुआ है, और इफ आई से यूज स्पोर्ट्स, उसके अंदर शो कलेक्शंस करूं, दिस इज FCS, ठीक है। तो ये कलेक्शंस बने हुए इसमें, और FCS क्यों किया इसने, क्योंकि अगर हम लोग सिंगुलर डालते हैं तो ये इसको प्लूरल कर देता है, क्योंकि कलेक्शंस शुड बी, जैसे डॉग्स है तो डॉग्स की कलेक्शंस है, इट शुड बी प्लूरल। हमें सिंगुलर डालना होता है ताकि वो उसको खुद ब खुद प्लूरल कर दे। तो फुटबॉल क्लब्स कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, किस तरह क्रिएट किया है, क्या नहीं किया मैंने। यार ये इससे मतलब ये जब मैंने नोड ऐप डॉट जेएस चलाया है तो इसमें क्लब लिख के दे दिया, लेकिन नीचे वाली वो जो लाइन थी वो नहीं आई, ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड रेटिंग वाली है, ये नहीं आई। तुमने ये किया एग्जैक्टली ये कॉपी किया है, फंक्शन के अंदर है वो सब, इफ एल्स उस फंक्शन के अंदर है ये। बाकी किसी को कुछ हुआ ये, मतलब इसी टाइप का एरर आ रहा है?
ओके, तो बाकी सबके लिए चल रहा है, वो सब क्लियर है? ये अंडरस्कोर ये चल रहा है। क्या है? क्या ये जो एंड में एक अंडरस्कोर वी आ रहा है, ये क्या चीज है? अंडरस्कोर वी, आई थिंक दिस इज अ वर्जन, या पता नहीं ये क्या है, मैंने कभी इसको सर्च भी नहीं किया कि ये अंडरस्कोर वी है क्या। आई थिंक दिस इज अ वर्जन, पता नहीं, देखिए इस पे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ नहीं है, देख लेना क्या है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी पेज पे मैंने क्रिएट कर दिया, अब मैं रिट्रीव भी करवाता हूँ इसी पेज पे। तो मैं सबसे पहले तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि जब भी मैं रिस्टार्ट करूँ उस नोड app.js को, तो वापस से क्रिएट ना होना शुरू हो जाए ये सब फिर से, क्योंकि एक बार क्रिएट हो चुका है तो वापस से क्रिएट ना हो। अब मैं इसको करता हूँ fc.find, एंड यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड ऑल ही कर देता हूँ। फाइंड, इसको insert देता हूँ मेन, and function तो मैं क्लब्स कर देता हूँ, क्योंकि जब हम फाइंड कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा भी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ सकता है। तो इसको मैं करता हूँ ये, एंड इफ एरर डॉट लॉग ठीक है, restart the server and it showed me an array of this message added 4.5 वगैरह, इसने फाइंड करके मुझे दे दिया। तो ये समझ आ रहा है, ये हमने फाइंड पहले भी देखा हुआ है और फिर से हमने देख लिया। अगर मुझे फाइंड पे कोई फिल्टर भी नहीं लगाना तो मैं इसको खाली ये भी छोड़ सकता हूँ, इस तरह यूज कर सकता हूँ। अगर मैं रिस्टार्ट करूँ इसको तो इट विल स्टिल वर्क। सही, किसी को कोई इशू? क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि मुझे और करवाना चाहिए। हम कोई स्पेसिफिक उसकी जो है एट्रीब्यूट को प्रिंट करवा सकते हैं इसमें, जैसे मैं खाली क्लब नेम प्रिंट करवाना हूँ? हाँ करवा सकते हैं, क्योंकि देखो रिटर्न क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे देखो, दिस इज एन एरे, ठीक है, उस एरे के अंदर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, सही है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यू हैव द फील्ड्स। तो अगर मैं इसको क्लब्स और एरे है तो मैं इसके पहले इंडेक्स पे जाऊँ और इसको डॉट करके मैं नेम कर दूँ रिस्टार्ट माय सर्वर, रिस्टार्ट माय ऐप, तो इसे मैच एडिट प्रिंट करवा दिया। तो सही है, इसी तरह करवाना है। सही, ठीक है, अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दे स्क्रीन शेयर करके। हाँ, आज के लिए बहुत हो गया, मैं ये भी रोक रहा था। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो प्लीज जेसन पढ़ के आना, ठीक है, मैं चैट पे लिख देता हूँ जेसन, ये थोड़ा पढ़ के आना। आई थिंक हम लोग उस पर काम करेंगे। अगर किसी को एरर है तो प्लीज रुक जाए, बाकी यू गाइस कैन लीव। आज के लिए बहुत हो गया।